नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और खबरों के इस नए ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि राहुल गांधी भारत में राजनीतिक परीक्षा में फेल होने के बाद हर बार विदेशों में कभी एग्जामिनर तो कभी इन्विजिलेटर को दोष देना क्यों शुरू कर देते हैं। अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आयोग खतरे में है। 6 महीने पहले हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र 16 सीटें मिली थी। इससे पहले के विदेशी दौरे पर राहुल गांधी संविधान और लोकतंत्र को खतरे में बता चुके हैं। यूरोप हो, अमेरिका हो, वो इन दो देशों से हस्तक्षेप की मांग भी कर चुके हैं। आज आपको बताएंगे कि राहुल गांधी चुनावी परीक्षा में खराब नंबर लाने के बाद नए नए बहाने क्यों बनाते हैं। इसके बाद आपको पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में उन लोगों से मिलवाएंगे जिनके घर पूरी तरह दंगाइयों की भीड़ ने उजाड़ दी। आज उनके घर भूकंप में तबाह हुई किसी इमारत की तरह नजर आते हैं। दंगाइयों ने उनके बर्तन तक इस लायक नहीं छोड़े जिनमें वो खाना पकाकर अपना पेट भर सके। और मेरी एआई वर्जन अंजना 2.0 आपके पास कौन सी खबर है? अंजना, आज तक लोगों ने हॉर्स रेस, कार रेस, डॉग रेस या इंसानों की मैराथन देखी होगी, लेकिन आज मैं एक अलग तरह की रेस दिखाऊंगी। यह हाफ मैराथन चीन की राजधानी बीजिंग में हुए, जिसमें 21 ह्यूमनॉइड रोबोट्स शामिल हुए। हालांकि इंसानों की तुलना में ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो हैं उन्होंने इस दौड़ को पूरा करने में ज्यादा समय लिया, लेकिन इस रेस के बाद इंसानों के लिए स्पोर्ट्स में भी कंपटीशन जरूर बढ़ गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बात करेंगे, जो विदेश जाते ही भारत के विरोध में अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। कभी वो संविधान को खतरा बताते हैं तो कभी कहते हैं कि विपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी जितनी बार अमेरिका गए उतनी बार उन्होंने भारत सरकार और भारत की व्यवस्थाओं पर, भारत की संस्थाओं पर सवाल खड़े किए, जबकि वो खुद इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। एक बार फिर राहुल गांधी 4 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं और वहां पहुंचते ही उन्होंने इस बार भारत के चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी बोस्टन में भारतीय मूल के जो लोग हैं उनको संबोधित कर रहे थे। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर खतरा बताया। यानी कुछ महीने पहले राहुल गांधी की नजर में संविधान खतरे में था और अब चुनाव आयोग खतरे में है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि चुनाव आयोग ने 5:30 बजे वोटिंग के कुछ आंकड़े दिए, फिर 7:30 बजे उन्होंने जो अपडेट दिया उसमें बहुत बड़ा अंतर था, फासला था। राहुल गांधी का कहना था कि चुनाव आयोग ने जो डेटा दिया था उसके मुताबिक इन 2 घंटों के अंदर 65 लाख लोगों ने वोटिंग की थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जितने लोगों की वोटिंग दिखाई गई वो गलत है। उन्होंने बाकायदा कैलकुलेशन भी किया, 3 मिनट लगता है एक वोट में। राहुल गांधी जिस चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए गए चुनाव में 2-2 जगहों से लोकसभा चुनाव जीत गए थे, आज वो उसी संवैधानिक संस्था पर धांधली के आरोप लगा रहे हैं। More people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them that, look, evening, you have videography taking place. If we ask, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. Other leaders. तो आपने सुना राहुल गांधी को। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी के इस बयान को कांग्रेस के खराब प्रदर्शन से भी जोड़कर देखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी
इस तरह की बातें इसलिए करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि विदेश में कोई उनसे उनकी पार्टी के प्रदर्शन के बारे में सवाल पूछ ले। जब लोग उनसे पूछेंगे कि सत्ताधारी बीजेपी लगातार चुनाव आखिर कैसे जीत रही है, तब वो क्या जवाब देंगे? वो लोगों को क्या बताएंगे कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पिछड़ क्यों रही है, चुनाव दर चुनाव आखिर पीछे क्यों रह रही है? जिस तरह किसी परीक्षार्थी की परीक्षा जब खराब हो तो वो कभी परीक्षा केंद्र को दोषी बताता है, कभी परीक्षा पत्र में खामियां निकालता है। ठीक वैसे ही राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में मिली हार के लिए चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए ताकि अमेरिका में कोई उनसे पार्टी के प्रदर्शन से जुड़े कोई सवाल ना पूछे। ये श्री राहुल गांधी को ECS है, इंटाइटल्ड चाइल्ड सिंड्रोम, विशेष अधिकार प्राप्त बच्चे वाली जो बीमारी है वो उनको राहुल गांधी को लग चुकी है। विदेशी धरती पे हिंदुस्तान को बदनाम करना, देश के लोकतंत्र पे दाग लगाना राहुल गांधी का मन पसंदीदा खेल बन चुका है, क्योंकि वो अपनी नाकामियों पे पर्दा डालना चाहते हैं। अपनी जो राजनीतिक हार से जन्मी राजनीतिक हताशा है उसको विदेशी धरती पे जाके अपनी भड़ास निकालना राहुल गांधी का लिए अब सबसे फेवरेट टाइम पास बन चुका है। राहुल गांधी जिस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं उनके चरित्र पर एक सवालिया निशान इसके कारण खड़ा हुआ है। ऐसी चीजें करने की जगह वो जनता में जाए, जनता का विश्वास वापस हासिल करे तो वो चुनाव जीत सकेंगे। दुनिया भर में कितनी भी बदनामी करके वो चुनाव नहीं जीत सकते, इससे उनका ही कद छोटा होता जाएगा। बाहर की बात क्या है, मंगल में जाकर तूने बात किया ना, चंद्रमा में जाकर, पृथ्वी पर भूमि पर जाकर ये बात किया है। राहुल गांधी सच के लिए जमीन की जरूरत नहीं होती कि जमीन पर जाकर आप सच बोल रहे हो। सच के लिए कोई बॉर्डर लाइन नहीं होती देश की, विश्व की, जहां जाते हैं वहां सच बोलते हैं। अब वहां चल रहा है ट्रम्प के खिलाफ गेट आउट आंदोलन, यहाँ भी लोग आकर बात करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। मुझे ये बताइए, बॉस्टन में बोला ये गलत है या ये बात गलत है, ये हमें तय करना होगा ना। अब अगर आप उस थियरी को मानते हैं कि विदेश में जाकर के थी, तो ये तो एक सर्टेन इंस्टीट्यूशंस की जिसकी इंटरनेशनल रिप्यूट थी, क्या हाल के वर्षों में उसमें कमी नहीं आई है? देश या विदेश, क्या सच बोलना बंद कर दिया जाए? अगर राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, उन्होंने बल्कि माइल्ड अल्फाज इस्तेमाल किए कि इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज कर रहा है। मेरा मानना है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, झारखंड भी तो उसी समय चुनाव हुआ था, क्या आपने इलेक्शन कमीशन के साथ झारखंड में समझौता किया था? आप एक बार सोरेन जी से पूछिए, क्या उन्होंने समझौता किया था इलेक्शन कमीशन से? प्रियंका वाड्रा उसी चुनाव में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उसी समय उसी कालखंड में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उस बाई इलेक्शन में वो जीत के सदन में आई पैलेस्टाइन का बैग टांग करके। आप बताइए, क्या प्रियंका वाड्रा ने रॉबर्ट वाड्रा की मध्यस्थता से इलेक्शन कमीशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया तभी उसकी जीत हुई, या वो अपने मेहनत पर जीत कर आई? तो ये है वो राजनीतिक लड़ाई जो अब इस मुद्दे पर छिड़ गई है। राहुल गांधी जिस चुनाव की बात करके चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, उसमें बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को बड़ी जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस के महाअघाड़ी गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। इन चुनाव में कुल 288 सीटों में से बीजेपी को 132, शिवसेना शिंदे गुट को 57, एनसीपी अजीत गुट को 41 सीटें मिली थी, जबकि वहीं कांग्रेस पार्टी को देखिए 16 सीटें पर सिमट गई, शिवसेना उद्धव गुट को 20 और एनसीपी शरद पवार को 10 सीटें मिली थी। अब ऐसे में यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या परफॉर्मेंस खराब है तो बयानबाजी हो रही है। इस हार के बाद से कांग्रेस पार्टी इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने पूरी चुनाव प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फर्जी वोटर्स जोड़ने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी का आरोप था कि महाराष्ट्र में साल 2019 से लेकर 2024 लोकसभा चुनाव तक चुनाव आयोग ने 5 साल में 32 लाख वोटर्स जोड़े थे। लोकसभा चुनाव से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक यानी 5 महीने में 39 लाख नए वोटर्स जोड़ दिए।
उनका आरोप था कि नए वोटर्स जोड़ने से धांधली की गई है। इसके अलावा उन्होंने वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। नए वोटर्स की संख्या को लेकर जो सवाल राहुल गांधी ने उठाया था, उसके जवाब में चुनाव आयोग ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के एक संशोधन के बारे में बताया था। अब देखिए, ये जो आरपीए 1951 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, संशोधन से पहले नियम ये था कि अगर किसी भी वोटर को वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो इसकी जो कट ऑफ तारीख है 1 जनवरी होती थी। यानी अगर आप 1 जनवरी तक 18 साल के हो गए हैं तभी रजिस्ट्रेशन किया जाता था। मान लीजिए कि अगर आपकी जन्मतिथि 10 जनवरी है तो आप रजिस्टर्ड नहीं कर पाते थे अपने आप को वोटर के तौर पर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की तारीख 1 जनवरी थी और तब तक आप 18 साल के नहीं माने जाते थे। और इसी वजह से आपको अगले 1 साल, मतलब अगले साल जाकर 1 जनवरी तक का इंतजार करना पड़ता था, पूरा 1 साल का, अगर आप 1 जनवरी के 2 दिन बाद भी आपका बर्थडे है तो। लेकिन वर्ष 2022 में एक बदलाव हुआ, कानून में संशोधन हो गया। इसके बाद चुनाव आयोग साल में 4 बार वोटर्स का रजिस्ट्रेशन करता है। अब हर साल 1 जनवरी हो, 1 अप्रैल हो, 1 जुलाई हो, 1 अक्टूबर हो, वोटर्स का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। यानी अगर आपकी जन्मतिथि 10 जनवरी है और आप 1 जनवरी को रजिस्टर नहीं कर सकते तो 1 अप्रैल को कर लीजिए। अगर जन्मतिथि मई में है तो 1 जुलाई को कर लीजिए, 1 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। मतलब मल्टीपल विंडोज 1 साल में खोल दिए गए। चुनाव आयोग ने वोटर्स की ज्यादा संख्या बढ़ने के पीछे यही कारण बताया था। वोटर्स की संख्या बढ़ाने के लिए ही रजिस्ट्रेशन की तारीखों को बढ़ाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स चुनावों में हिस्सा ले सकें। वोटिंग परसेंटेज बढ़ने को लेकर जो सवाल राहुल गांधी ने पूछा था, उसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा था वोटिंग का असली डेटा कई घंटे बाद आता है और 6 बजे या 7:30 बजे तक जो डेटा दिया जाता है वो संभावित डेटा होता है। चुनाव आयोग के मुताबिक वोटिंग का आधिकारिक डेटा इकट्ठा करने में समय लगता है, क्योंकि इसके लिए कई अलग अलग पोलिंग बूथ से डेटा एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। इसमें कुछ दूर दराज के पोलिंग बूथ भी शामिल होते हैं। चुनाव आयोग ने वोटिंग परसेंटेज को लेकर यह भी कहा था कि वोटिंग के लिए 6 बजे तक की समय सीमा तक की गई और जो वोटर 6 बजे तक भी पोलिंग बूथ पहुंच जाता है वो अंदर हो सकता है, अंदर जा सकता है, फिर चाहे कितना भी लेट हो वो वोट डाल के ही वहां से निकलेगा, वोटिंग चलती रहेगी। आखिरी वोटर जो घुसा है 6 बजे के पहले, जब तक वो वोट नहीं डालता है तब तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक दस्तावेज हमारे पास है। ये चुनावों से जुड़ा डेटा है। ये डेटा बताता है कि कांग्रेस पार्टी या किसी भी अन्य दल ने चुनाव में गड़बड़ी की आधिकारिक शिकायतें मजबूती के साथ दर्ज नहीं की है। किसी भी चुनाव में अगर आप देखिए तो शिकायत 2 स्तर पर दर्ज होती है। पहली अपील जिला स्तर पर जो कि डीएम के पास है, फिर दूसरी अपील मुख्य चुनाव आयुक्त जो राज्य का होता है उसके पास। महाराष्ट्र चुनाव में, और ये पेपर मेरे सामने है, ये दरअसल अगर आप इस पेपर को देखेंगे तो चुनाव आयोग की तरफ से इस पेपर में जवाब दिया गया था। अब इसमें आप देख लीजिए, हमने आपके लिए हाईलाइट किया है। ये जो पहला आप हाईलाइट देख रहे हैं, सबसे पहले तो नंबर ऑफ इलेक्टर्स है, वोटर्स है, जो कि 9,77,00,000 है। उसके बाद आप देखिए ये जो बीएलओज हैं, बीएलओज कौन होते हैं? बूथ लेवल ऑफिसर्स। ये राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं। और बीएलएज कौन होते हैं? ये पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट होते हैं, बूथ लेवल एजेंट। आप सोचिए कि जो बूथ लेवल एजेंट का नंबर है वो महाराष्ट्र में 1 लाख था, 1,03,727। अब देख लीजिए शिकायतें कितनी आई। डीएम के स्तर पर सिर्फ 89 शिकायतें आई हैं, 89, ये देखिए 89। और सीईओ यानी राज्य के चुनाव अधिकारी के स्तर पर एक ओनली 1। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिकायतें की ही नहीं गई हैं। यही नहीं, हमने इसीलिए बंगाल को भी आपके सामने हाईलाइट कर दिया है। बंगाल में तो राजनीतिक पार्टियों के 2.25 लाख एजेंट हैं, 1,75,000 से ऊपर। लेकिन शिकायतें जो अभी तक आई हैं डीएम के पास 0, चुनाव आयुक्त जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राज्य के, उनके पास 0। तमाम राज्यों में यही हाल है, 0 0 0 0 शून्य की पूरी बहार है। और अगर आप देखिए तो सिर्फ महाराष्ट्र में 89 शिकायतें आई थी जो कि डीएम के स्तर पर पहुंची थी, जबकि लाखों लाख में एजेंट्स तमाम राजनीतिक पार्टियों के रहते हैं। और इसीलिए यह सवाल उठता है कि महाराष्ट्र चुनाव में जिला स्तर पर अगर सिर्फ 89 शिकायतें दर्ज की गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त के पास यानी दूसरे स्तर पर केवल 1 शिकायत पहुंची थी, तो
तो ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के जुड़े 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट जो काम कर रहे थे, वो आखिर इस मुद्दे को जमीन पर क्यों नहीं उठा पाए? क्योंकि एड्रेस तो वहीं से होना है। आप जब डीएम के पास शिकायत करेंगे, जब आप त्रुटियां जाके बताएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त को, तब वहां से बदलाव होगा। लेकिन क्या बदलाव करने की मंशा नहीं थी? मतलब यह है कि राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता जो चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम कर रहे थे, उन्हें भी चुनाव प्रक्रिया में धांधली नहीं दिखी, जबकि वो पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ही राजनीतिक दलों की तरफ से नियुक्त किए गए थे। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब हर बार हर चुनाव के बाद चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में फिर इन एजेंट्स को सतर्क क्यों नहीं किया जाता है? सवाल यह है कि अगर राजनीतिक पार्टियों को धांधली का शक था, तो उन्होंने दूसरे स्तर पर जाकर आधिकारिक शिकायतें दर्ज क्यों नहीं करवाई? जब भी नाम जुड़ते हैं या घटते हैं, तब उन्हें ऑनलाइन डाल दिया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से। फिर ये बीएलओज और बीएलएस के सामने है। जो राजनीतिक पार्टियों के एजेंट है, वो ऑनलाइन देखकर जो त्रुटियां हैं उसको ले जाकर डीएम के पास शिकायत कर सकते हैं। फिर आप जा सकते हैं सीधा सीईओ यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के पास राज्य में। सवाल यही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मकसद केवल हंगामा खड़ा करना है? वैसे चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी इस तरह के तमाम आरोप लगाती रही है। हरियाणा चुनाव, जिनके नतीजों के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए, कहा था कि जिन मशीनों में बैटरी फुल चार्ज थी, उन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए, और जिन मशीनों में बैटरी कम थी, वहां पर कांग्रेस उम्मीदवार जीत गए। ऐसे कई मौके आए हैं जब राहुल गांधी ने विदेश जाकर भारत के संबंध में विवादित बयान दिए हैं। वर्ष 2024 में अमेरिका के वर्जीनिया में राहुल गांधी ने बोला था कि भारत में लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है। वहां लड़ाई इस बात पर है कि सिखों को अपनी पगड़ी पहनने दी जाएगी या नहीं, या उसे गुरुद्वारा जाने दिया जाएगा या नहीं। मार्च 2023 में लंदन में राहुल गांधी ने यूरोप और अमेरिका को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और यूरोप और अमेरिका को भारत के लोकतंत्र की बहाली के लिए इसमें दखल देना चाहिए। फरवरी 2023 में इंग्लैंड, जहां पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि भारत में विपक्षी नेताओं की जासूसी करवाई जाती है। मई 2022 में लंदन की कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का समूह कहा था। उनके इस बयान को देश को तोड़ने वाला बयान तब आरोपों के मुताबिक लगाया गया था। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां हैं राहुल गांधी के इस बयान के बाद, और ऐसा माना जा रहा है कि विदेश में जाके, चूंकि ब्राउन यूनिवर्सिटी में वो बोल रहे थे, तो बीजेपी वाले इस बात पर भी हमला कर रहे हैं कि आप सिर्फ भारतीय समुदाय के सामने नहीं, आप एक यूनिवर्सिटी के मंच पर बोल रहे थे और भारत की संस्थान के खिलाफ बोल रहे थे। ये कहां तक सही है, जब भी आप भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। अब बात करेंगे मुर्शिदाबाद की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा लोगों को वक्फ के नाम पर भड़काए जाने की वजह से हुई थी। अब सवाल यह है कि किसने किसको भड़काया। ममता बनर्जी का आरोप है कि मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि हिंसा भड़काने का सारा षड्यंत्र टीएमसी नेताओं ने रचा था। आरोप प्रत्यारोप के बीच मुर्शिदाबाद के टीएमसी नेता का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो वक्फ कानून के नाम पर लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। आपको याद होगा कि मुर्शिदाबाद के धुलिया इलाके में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और हिंसा से पहले धुलिया के टीएमसी नेता मोहम्मद इंजामुल इस्लाम जंग का ऐलान कर रहे थे। वो सीधा युद्ध की बात कर रहे थे। वो मुस्लिम भीड़ को ये कहकर भड़का रहे थे कि वक्फ के लिए कुर्बानी देने का वक्त आ गया है। আর একটাই কথা বলবো, তো আমি ছোটবেলায় একটা ফিল্ম দেখেছিলাম, সে ফিল্মের নাম হলো এলানি জাং। এলানি জাং আজকে থেকে আমাদেরকে এলানি জাংয়ের ধর্মেন্দ্র হয়ে যেতে হবে, মোদির বিরুদ্ধে দেখিয়ে দিতে হবে হাওয়া কা রুখ বদল सकता है। এই ওয়াকফ বোর্ডের যে সম্পত্তি আমি যে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সম্পত্তি না, যে বিলে অন্যরকম সংবিধানকে চেঞ্জ করে অন্যরকম সিস্টেমে পরিচালনা করতে চাইছে ইসলামকে, এই মুসলিমকে, তাহলে আমাদেরকে আজকে থেকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে বিলকে
মোদিকে রিটার্ন নিতে হবে লোকসভাতে। আমাদের জান থাকে আর না থাকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি দিয়ে দিতে হবে। टीएमसी नेता की इस भड़काऊ बयानबाजी से ममता बनर्जी पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या इसी वजह से ममता बनर्जी अभी तक मुर्शिदाबाद के पीड़ितों से मिलने नहीं गई हैं? क्या उन्हें इस बात का डर है कि जब वो पीड़ितों से मिलेंगी तो उनकी ही पार्टी के नेताओं की शिकायतें सामने आ जाएंगी? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले ही मुर्शिदाबाद जाने से बच रही हो, लेकिन हमारी टीम वहां पहुंची। हमने वहां के लोगों की बेबसी बहुत करीब से देखी। हम उन घरों में गए जहां पर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की थी। हम उन लोगों से मिले जो जले हुए घरों में अपनी गृहस्थी का बचा खुचा सामान तलाश रहे हैं। আমার গায়ে পিস্তল ধরা আছে, চেনি ধরা আছে আমার মাথার উপরে। আমি তখন আমি কি করি বলেন? আমি তাকে বলতে বাধ্য, আমি আল্লাহ। আমি বলতে বাধ্য তখন আমি আল্লাহ। আমার গলায় চাকুলি আছে, মাথায় লিয়ে আছে। আমি এক সনাতন ধর্মে বাস করি। আমি কিসের লেগে? আমি একাদশী করি, আমি একাদশী করি। আমার ঘরে লক্ষ্মী নারায়ণ আছে। আমি লক্ষ্মী নারায়ণকে না দেখলে আমার ধরে আমি বাঁচি না। আমার ঘুম হারাম হয়ে যায়, আমার ঘুম হারাম হয়ে যায়। আমি লক্ষ্মী নারায়ণকে যদি আমি পূজা না করি, আমি বৃহস্পতিবার আজকে আমি পূজা আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি জাফরাবাদ। सुकांत जी, आप पीड़ितों के साथ मिल रहे हैं, काफी सारे महिलाएं आपके पैर के सामने गिर जा रही है, रो पड़ी है। वो भयावह दृश्यों को देखते हुए आज भी वो सहमे में है। लेकिन इन लोग का गुनाह क्या है सुकांत दा? हिंदू होना ही गुनाह है, ममता बनर्जी की राज में वही गुनाह है। फिर बीएसएफ तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। नहीं, बीएसएफ तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को ही परमानेंट सोल्यूशन देना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी तो सिर्फ मुसलमानों का चीफ मिनिस्टर तो नहीं है, वो सबका चीफ मिनिस्टर है, तो सबको सुरक्षा देना उनका काम है। क्या आपको लगता है शांति परमानेंटली यहाँ रिस्टोर हो सकता है? देखिए, अभी तो कोई स्थिति में नहीं देख रहा। आप देख सकते हैं कैसे खोल यानी जिसे मृदंग कहा जाता है, जो हिंदू धर्म के कीर्तन में बंगाल में, त्रिपुरा में प्रमुख रूप से इसका, इस्कॉन में भी इसका इस्तेमाल होता है, उसको जला दिया गया। मंदिर तोड़े गए, पूरे सामान देखिए पूरी तरीके से कैसे ध्वस्त कर दिया गया, जैसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई जंग हुआ है। और इस तरीके की इतनी भयावह घटना घटने के बाद भी हम ममता बनर्जी यहाँ पे आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उनको आना चाहिए। इस वक्त मेरा मौजूदगी है मुर्शिदाबाद जिला की जाफराबाद गांव में, जहां कई सारे घरों को जलाया गया है। पिछले शुक्रवार शनिवार को जब हिंसा हुई थी मुर्शिदाबाद जिला में, उस हिंसा के दौरान कई सारे घरों को जलाया गया है, तोड़फोड़ की गई है। या इसी गांव में एक दोनों को घर से बाहर लाके मारा गया है, बुरी तरीका से इन दोनों को हत्या की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये हत्या करने के बाद जो वायलेंट मॉब था, वो मॉब पूरा गांव घूम के कई सारे घरों पे अटैक की है। अटैक करने के बाद तोड़फोड़ की गई, सब जलाया गया है। इस घर में रहने वाले जो आदमी हैं उनसे एक बार बात करेंगे। আপনি তো নিজে চলতে পারেন না, আপনি যেদিন অ্যাটাক হলো এটা আপনার বাড়ি তো? কি হয়েছিল সেদিন? সেদিন হঠাৎ করে ওরা ওই গোলমাল করতে করতেই আসছে। শুক্রবার না শনিবার? শনিবার প্রায় 8:30 9টা এরকম টাইমে সকাল। তো সেই সব মুহূর্তে ওরা আসছে আর আমরা ভয়ে প্রায় 100 ধরে নেন, 100 আশেপাশে। হ্যাঁ, তো সেই সময় আমরা এখানে বসে বিড়ি বাজছিলাম যে আমার স্ত্রীর অপারেশন করেছি, আমিও দৌড়ে পালাতে পারবো না। আমি বলছি আমি মরি আর মরি, তুমি হটো এখান থেকে। ওকে হটিয়ে দিলাম, হটিয়ে দিয়ে ও চলে গেলো এই বাড়ির ভেতর দিকে ঢুকে গেল। আমি তখন দেখছি যে পরিস্থিতি খারাপ, আমিও পালিয়ে গেলাম দরজার তালা দিয়ে। আপনি এখান থেকে পালিয়ে গেলেন? হ্যাঁ, দরজা দিয়ে তালা দিয়ে কোন রকম করে এই পালিয়ে গেলাম। গিয়ে কোন রকম কষ্ট করে গিয়ে ওদের বাড়ির ছাদের উপরে উঠলাম। এই বাড়ির ছাদে। আপনার বাড়ি কোথায়? আপনার বাড়ির ছাদে কি উনি আশ্রয় নিয়েছিলেন? তারপর ওই ভেতর থেকে দেখি সব পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিল। এটা কত দূরে ছিলেন আপনি? আমি এই তো এইখানে এই বাড়ি থেকে দেখছেন যে আপনার বাড়ি ভেঙে ফেলা হচ্ছে, আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পাথর চালালো, তারপরে পেট্রোল দিয়ে
আগুন জ্বালিয়ে দিল। প্রথমে ভাঙচুর চালায়, হ্যাঁ, তারপর পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। হ্যাঁ, এই ঘরের দরজায় তালা দেওয়া ছিল, তালা ভেঙে দিয়েছে, ভেঙে দিয়ে ঘরের ভেতরে যাবতীয় জিনিস ছিল সবতে পেট্রোল দিয়ে কেন আপনার ঘরে ভাঙচুর কেন করা হলো? সেটা এটা হিন্দু, সেটা হিন্দু, এখানে তো আরো অনেক সবাই তো এখানে হিন্দু, আপনার ঘরে কেন আক্রমণ হলো? সেটা তাদের ব্যাপার। এখানে তো আমার বাড়ি এখানে হলো, এই বাড়িটা ঘরের ভেতরে আপনার ঘর দরজা ভেঙে ঘরের ভেতরে আগুন, তারপরে তো ওই পাড়াতে অনেকেই আগুন হয়েছে। इस वक्त मेरा मौजूदगी है मुर्शिदाबाद की जाफराबाद गांव पर, जिस गांव में एक बाप और बेटा को घर से बाहर लाके बुरी तरीका से पीटा गया और मारा गया, उसी गांव पे इस वक्त हम लोग हैं। और यहाँ कई सारे घर हैं, ऐसा घर के अंदर घुस के तोड़फोड़ की गई। पिछले शनिवार सुबह माँ और बेटा इस घर पे थे, ये दरवाजा बंद था अंदर से, तक बंद छिलो कि अंदर से बंद था। एक भीड़ अचानक यहाँ आके हमला किया और हमला करने के बाद यहाँ लात मारा गया। लात मार के दरवाजा खुल के ये पूरा भीड़ अंदर घुस गए और इस बेसिन को तोड़फोड़ की गई। सिर्फ बेसिन ही नहीं, अंदर घुस के भी तोड़फोड़ की गई। मुर्शिदाबाद की जाफराबाद गांव के अंदर एक घर के अंदर हम लोग हैं और यहाँ डाइनिंग टेबल को तोड़ा गया, गैस की जो ओवन है उसको तोड़ा गया, बाल्टी, मग, बोल सबको तोड़ा गया, चेयर को भी तोड़ा गया। जहां बैठ के खाना खाते हैं ये लोग, इस चेयर खाना खाने वाला इस चेयर और डाइनिंग टेबल को भी तोड़ा गया। यहाँ किचन में तो एक बार जाएंगे, यहाँ भी तोड़फोड़ की गई। ये जो बर्तन हम देख सकते हैं, ये चावल पकाने वाली ये बर्तन, इसके ऊपर भी हमला हुआ और ये मुड़ गए हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये चावल पकाने वाली जो बर्तन, इस बर्तन मुड़ चुके हैं। और अब এখানে ভাত রয়েছে, আপনি কি আজকে রান্না করেছেন? আজকে রান্না করেছি। ये सबसे शर्मिंदा वाला जो तस्वीर है, ये इस बर्तन में भी आज इनको खाना पकाना पड़ा। हम देख सकते हैं कि चावल पकाया गया है और आज इस घर की महिला आज इस बर्तन में भी चावल पकाई है। और इससे ज़्यादा शर्मिंदा वाला तस्वीर क्या हो सकता है मुर्शिदाबाद में, बंगाल में। इस टीवी को तोड़ा गया, कितना बुरा तरीका से इस टीवी को तोड़ा गया। যখন হামলা হয়েছিল তখনই কি ওই শনিবারই হয়েছিল, उसी दौरान जो भीड़ अंदर घुस गए थे वो भीड़ अंदर आके इस टीवी को तोड़ा गया। यहाँ भी लात मारा गया, तोड़फोड़ की गई पूरे घर में। हम लोग देख सकते हैं एक के बाद एक शर्मिंदा वाला तस्वीरें आज तक की कैमरा में देख सकते हैं। अभी इस वक्त गांव में बीएसएफ की जवान मौजूद है, इसीलिए इन लोगों का भरोसा है अभी घर पे रह सकते हैं। लेकिन कितने दिन बीएसएफ यहाँ रहेंगे? एक दिन तो जाना पड़ेगा बीएसएफ को, लेकिन बंगाल पुलिस के ऊपर भरोसा है नहीं। बंगाल पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि एक सीट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया गया था और इसके साथ साथ इस घटना में, मतलब पूरे हिंसा की घटना में पूरे मुर्शिदाबाद में अभी तक 300 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार की गई है बंगाल पुलिस की तरफ से। और जो बाप बेटा को जो मारा गया था इस घटना में अभी तक 4 जनों को गिरफ्तार की है। बंगाल पुलिस का जो कहना है कि इस घटना की जांच चल रही है और भी लोगों को गिरफ्तार की जाएगी। कैमरा पर्सन और घोष के साथ राजेश शाह, आज तक, मुर्शिदाबाद। इंसाफ का इंतजार कितना लंबा होगा, ये तस्वीरें देखकर ही जानकारी मिल रही है। को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के भारत दौरे के बारे में बताएंगे। जेडी वैंस 4 दिन के दौरे पर भारत आए। आज शाम उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात भारत अमेरिका के बीच व्यापार और टैरिफ को लेकर काफ़ी अहम मानी जा रही है। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब विमान से भारत लैंडिंग उनकी हुई थी और सबकी नज़रें थी, पारंपरिक वेशभूषा में उनके बच्चे उनके साथ पहुंचे थे। लेकिन जिस वक्त अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बना हुआ है, उस वक्त जेडी वैंस का ये दौरा वैश्विक माहौल में भारत की अहमियत को दिखाता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसी साल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत दौरे पर आ सकते हैं और पहली बार इसकी पुष्टि कुछ देर पहले हुई है।
जेडी वैंस का ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि उपराष्ट्रपति बनने के बाद वो जिन देशों में भी गए वहां अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहे। फ्रांस दौरे पर उन्होंने यूरोपीय देशों को चेतावनी दी थी, जबकि जर्मनी दौरे पर उन्होंने कहा कि यूरोप को सबसे बड़ा खतरा अंदर से है। ग्रीनलैंड को तो उन्होंने अमेरिका में शामिल होने का खुला ऑफर तक दे दिया था। हालांकि उनका भारत दौरा इससे काफी अलग है। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात, और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री आवास पर वो पहुंचे। मोदी से मुलाकात के दौरान जेडी वैंस के साथ उनकी पत्नी उषा वैंस और तीनों बच्चे इवान, विवेक और मिराबेल मौजूद थे, जिनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों की काफी चर्चा हो रही है। मोर के पंख पीएम ने उन्हें दिए, जिन्हें हाथ में लेकर वो अपने पिता जेडी वैंस के साथ मस्ती करते हुए नजर आए। पूरा वीडियो देखिए। Thank you. Thank you. इससे पहले जेडी वैंस ने अपने परिवार के साथ आज दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए। मंदिर दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि उनके बच्चों को अक्षरधाम मंदिर बहुत पसंद आया। जेडी वैंस की ये यात्रा कूटनीति के साथ उनके लिए निजी तौर पर भी बड़ी है, क्योंकि जेडी वैंस की पत्नी उषा वैंस भारतीय मूल की हैं। वो हिंदू धर्म को मानती हैं। उनके माता पिता मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद वो पहले जयपुर और फिर आगरा घूमने जाएंगे। जयपुर में आमेर का किला और हवा महल देखेंगे। उसके बाद अगले दिन वो आगरा में अपने परिवार के साथ ताजमहल देखेंगे। फैमिली इस डिनर के बाद सीधा जयपुर जाएगी। जयपुर में आमेर फोर्ट का वो जायजा लेंगे, आमेर फोर्ट में रहेंगे और कल का पूरा दिन
जयपुर में रहने के बाद परसों आगरा की यात्रा होगी, जहां पर ताजमहल को देखेंगे। और जेडी वांस के लिए ये दौरा जितना राजनयिक तौर पर महत्वपूर्ण है, उतना ही पारिवारिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है। और भारतीय परंपरा के जो अहम चिन्ह हैं, उन सबको वो देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, उसका अनुभव करना चाहते हैं। इंडिया और भारत के बीच फर्क को दिखाती ये खबर। इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम एआई युग में प्रवेश कर रहे हैं। अब हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मशीनें दे रही हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब ना एआई के पास हैं और ना ही सरकारों के पास, और ये सवाल पिछले कई दशकों से पूछे जा रहे हैं। सवाल ये कि एआई तो आ गया, साफ पानी कब आएगा? ये सवाल महाराष्ट्र के नासिक के बोरीची बड़ी गांव के लोग पूछ रहे हैं। इस गांव के लोग पानी की किल्लत के आदी हो चुके हैं। नल का जल इनके लिए सपना है। कुएं के पानी से एक उम्मीद बंधी रहती थी, लेकिन इस बार उनके कुएं अप्रैल में ही, भारी गर्मी है, मई जून की गर्मी में न जाने क्या हाल होगा, उससे पहले अप्रैल के ही महीने में कुएं में पानी सूख गया है। हालात ये हैं कि यहाँ के लोगों को अभी से कई किलोमीटर दूर मौजूद एक कुएं से पानी लाने के लिए जाना पड़ता है, और इस कुएं का हाल ये है कि उसमें गंदा पानी है जिसे पीने के लिए ये लोग मजबूर हैं। आपकी स्क्रीन पर जो कुआं दिख रहा है, ये देखिए, इस इलाके में यही इकलौता कुआं बचा है जिसमें बहुत थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। सोचिए, इंडिया जिसे हम कहते हैं शहरी इलाके, समृद्ध इलाके, लोग आरओ वाटर पी रहे हैं, और भारत में कुछ लोग आज भी इस कुएं का बचा खुचा गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकारों को इसकी जानकारी नहीं है, जानकारी है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ के लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। आप अपने घर में भी पानी के लिए आरओ का बटन ऑन करते होंगे या फिर नल खोलकर फुल फोर्स में ग्लास भर लेते होंगे, लेकिन देखिए नासिक के इस गांव की महिलाएं पानी लाने के लिए क्या करती हैं। वो जान पर खेलकर कुएं में उतरती हैं, छोटे से कटोरे में पानी लेकर अपने बर्तन भरती हैं। आपको कुएं में क्यों उतरना पड़ता है? पानी भरने के लिए। कितने बार उतरते, क्या थोड़ा बताइए, क्या दिक्कत है? दिन में 1-2 बार उतरना पड़ता है, पानी नहीं है ना, इसलिए उतरना पड़ता है। हाँ। तो क्या क्या दिक्कत है? डर लगता है ना उतरने के लिए। बहुत लोगों का, किसी का दांत टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, इसलिए डर लगता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना गंदा पानी पिएंगे तो मानव क्या करेगा क्या? इतनी दूर से जाने से महिला हमारी बीमार पड़ती है, लेकिन कई बाद में महिला जाते जाते रास्ते में पड़ते हैं, गिरते हैं उनके। हमारे गांव में पानी लाने के लिए बहुत लंबा जाना पड़ता है, जो 2.5 किलोमीटर। जो हमारे गांव के बाजू में जो नहर है उसमें पानी नहीं। एक महिला जब नीचे उतर जाती है तब कभी हमको एक हंडा पानी मिल जाता है, तो एक हंडे से हमारी समझ ये पूरा नहीं होता ना, तो हमारी इतनी मिन्नती है कि हमको घर पोत पानी दो, इतनी हम सरकार से मांगी करते हैं। हमारी जो पानी की इधर बहुत परेशानी है। इधर फरवरी, मार्च और मई में जो 3 महीने बहुत से ज़्यादा परेशान रहते हैं। हमारे घर वाले माँ बाप को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है।
यहाँ के युवा जब लड़की देखने जाते हैं तो वहाँ लड़की वाले बोलते हैं कि वहाँ पानी नहीं है, कैसे देंगे उसको, वो पानी ला सकती है इतने दूर से कैसे, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। जब से हम इस गांव में आए हैं उसके पहले से भी यही हाल थे, और जब से हम इस गांव में आए हैं तब से यही हाल है। अभी तक कुछ पाने का सोच नहीं लगा है इस गांव में। तो हमारी इतनी समस्या है कि हमारे लिए पानी चाहिए इस गांव में। भारत में दुनिया की 17% आबादी रहती है और हमारे देश में दुनिया का 4% पीने का पानी है, लेकिन ये पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है और हम डे जीरो की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। डे जीरो एक ऐसी स्थिति है जब किसी शहर, राज्य या देश में पानी की उपलब्धता ना के बराबर हो जाए। आपको याद होगा कि वर्ष 2018 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में एक समय ऐसा आ गया था जब लोगों को पानी मिल ही नहीं रहा था। तब इसे डे जीरो कहा गया था और पानी उपलब्ध करवाने में सरकार भी फेल हो गई थी। भारत भी उसी स्थिति की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। देश की आजादी के साथ ये एक प्रति व्यक्ति पीने के पानी की उपलब्धता जो है उसमें 75% की कमी आ चुकी है। यानी अगर आप देखें तो साल 1947 में अगर हर व्यक्ति को लगभग 100 लीटर पीने का पानी उपलब्ध था, तब उसे अब जाकर केवल 25 लीटर पानी ही मिल रहा है, जो कि पहले उसको 100 लीटर पानी मिलता था। सोचिए हम कितनी तेजी से डे जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्ष 2019 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि देश के 60 करोड़ से ज्यादा लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हमारे यहाँ पीने के पानी के लिए सबसे ज्यादा निर्भरता भूजल यानी अगर आप देखिए तो ग्राउंड वाटर पर है और स्थिति यह है कि भारत के 700 में से 256 जिलों में भूजल का जो स्तर है वो गंभीर डेंजरस लेवल्स में नीचे आ चुका है, जिसे कहा जाता है भूजल का स्तर गंभीर की श्रेणी में पहुंच चुका है। यानी स्तर लगातार कम हो रहा है और ये एक बड़ी समस्या है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको बताएंगे कि शादियों के मौसम में लोग सोने से क्यों कतरा रहे हैं। सोना, यहाँ हम उस सोने की बात कर रहे हैं जिसकी कीमत 1 लाख के करीब पहुंच चुकी है और जो सोना लोगों को सोने नहीं दे रहा है। पिछले 1 साल में सोने की कीमतों में करीब 29,000 रुपए की वृद्धि हुई है, 29,000। अप्रैल 2024 में 10 ग्राम सोने के दाम 70,500 रुपए थे, जो अब 99,800 रुपए पर पहुंच गए, यानी लखटकिया बनने से सिर्फ 200 रुपए दूर। मुमकिन है सोने के नए आंकड़े आए तो उसकी कीमत 1 लाख से ज्यादा हो चुकी होगी। सोने के दामों की ये चमक किसी के लिए मौका है अगर आप इसमें सेव करते हैं, किसी के लिए मुसीबत अगर आपके घर में शादी है और शादी सोने के बिना भारत में होती नहीं है। आज लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सोने की कीमतों को किस स्तर पर जाकर रुकेंगी। सबकी यही नज़र है, अगर इसमें ठहराव आएगा या नहीं आएगा, वृद्धि क्या इसी तरह से जारी रहेगी। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या वृद्धि करने का टाइम निकल चुका है या आने वाला है? बहुत सारे सवाल लोगों के मन में। फिलहाल तो सोने की कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि भारत के लोगों के लिए सोना एक धातु नहीं बल्कि एक भावना है, एक परंपरा है, एक संस्कार है, एक सुरक्षा की गारंटी है। कुल मिलाकर मामला इमोशनल है। अब तक शादी विवाह का मौसम है तो सोना सिर्फ बाजार की नहीं बल्कि पूरे एक समाज की कहानी है जिससे हर कोई प्रभावित है। सोने की कीमतों में वृद्धि की सबसे बड़ी वजह युद्ध, डॉलर की कीमतों में अस्थिरता को माना जा रहा है। ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ ने भी बाजार में अस्थिरता पैदा की है, जिसका असर सोने के दामों में वृद्धि के रूप में नजर आ रहा है। जिन लोगों ने पहले से सोने में इन्वेस्ट किया हुआ है, सबसे खुश वही हैं जिन्होंने पहले ही खरीद लिया है, जिन्होंने पहले ही देख लिया कि बाजार में अस्थिरता है, उन्होंने सोचा कि नहीं अब यहाँ पर इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है, सोना खरीद के रखते हैं। ऐसे लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने कम स्तर पर खरीदा था। लेकिन जिन लोगों को शादी ब्याह करना है उनके लिए सोना खरीदना सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि उनका गहनों का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसका असर बाजार में नज़र भी आ रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन कीमतों पर सोना खरीदने में सक्षम नहीं है। अब वो कम कैरेट के सोने या
अब जो आजकल बहुत सारे अलग अलग मेक भी आते हैं, नकली गहनों से काम चलाने की तैयारी कर रहे हैं। सोने की कीमतों में वृद्धि से सर्राफा बाजार में मंदी नजर आ रही है, क्योंकि सोने की फूटकर खरीदारी में गिरावट आई है। ज्यादातर लोग, अगर आप देखिए, अब नई खरीदारी के बजाय पुराने गहनों को ही एक्सचेंज कर रहे हैं, उसी के बदले कुछ नया ले रहे हैं, ताकि जेब पर बहुत ज्यादा अचानक बोझ ना पड़े। अब मैं हमारे दर्शकों को एक अलग तरह की दौड़ दिखाऊंगी। आज तक लोगों ने हॉर्स रेस, कार रेस, डॉग रेस या इंसानों की मैराथन देखी होगी, लेकिन ये वो दौड़ है जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट्स शामिल हुए थे। अच्छा, अब अंजना 2.0 मेरी AI वर्जन है, क्या ऐसा संभव है? इससे तो इंसानों के लिए स्पोर्ट्स में भी कंपटीशन बढ़ जाएगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस रेस का रिजल्ट क्या रहा। क्या मशीनें, ह्यूमनॉइड रोबोट्स इंसानों को हरा सकती हैं? अंजना, ये हाफ मैराथन 2 अलग अलग लेन्स में हुई, जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने दौड़ को पूरा करने में इंसानों से काफी ज्यादा समय लिया। लोग कहते हैं ना कि मशीन है, वो एक दिन इंसानों को पीछा छोड़ देगी, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि वक्त लगेगा। सही कह रही हूँ ना मैं? लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में ये ह्यूमनॉइड रोबोट जो है इंसानों को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। किसी से उम्र भर के साथ की उम्मीद ना रखें, क्योंकि लोग जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। नमस्कार।